हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज से हम जो है 10th क्लास का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, आईआईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स। तो इस कोर्स में क्या होगा, हम आपको 11 12 के कुछ चैप्टर्स जो है वो पहले ही पढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप 11 12 में जेई और नीट की तैयारी करोगे तो क्या होगा, आपके कुछ चैप्टर्स पहले से पढ़े होंगे तो वो जल्दी समझ में आएंगे। और आपको पीछे एक साल ड्रॉप ना लेना पड़े, जो 12th के बाद बच्चे एक साल ड्रॉप लेते हैं और फिर तैयारी करते हैं। उससे अच्छा आपका जो 10th क्लास में जो आपको टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करके आप पहले ही तैयारी कर लो। तो कुछ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम 10th क्लास का सिलेबस जो है वो पूरा कवर करेंगे, पी सी और एम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का। क्योंकि इस साल आपके बोर्ड्स है और स्कूल वाले भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आप पहले बोर्ड्स को टारगेट करें। तो हम पहले बोर्ड्स करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फाउंडेशन लेवल की तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। तो अगर आपका प्लान है कि जेई और नीट आप फ्यूचर में देने वाले हो या नहीं भी है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले रियल नंबर का लेक्चर 1। तो मैं हूं भरत अग्रवाल और स्वागत है आपका सक्सीड मी जेई नीट यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम 10th क्लास का जो सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं। तो बोर्ड्स की जो हर चीज़ है, आपको जो भी मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे यूजर नेम दे रखा है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो और क्यूआर कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन करके रख लेना, ताकि आपको जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका वेटेज जान लेते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड्स में इसका जो वेटेज है वो कितना रहता है। तो नंबर सिस्टम सबसे पहली यूनिट है आपकी मैथमेटिक्स की, उसमें आता है आपका रियल नंबर्स। और वो अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या 3 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं, या इस तरह से आपका जो है टोटल 6 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुत इजी है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इंटीजर्स पढ़ रहे हो। हर एक क्लास में पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शंस आए थे पिछली बार, और अब आ गए आपके रियल नंबर्स। तो मैं आपको पूरा चार्ट बना के बताता हूँ कि जो नंबर्स है वो किस तरह से डिवाइडेड है। चलिए, तो नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो जब आप फाउंडेशन की तैयारी करोगे तब मैं बताऊंगा, क्योंकि ये 11th का पार्ट है। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। रियल नंबर्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। अगर आपने नाइन्थ में पढ़ा हो तो इरेशनल नंबर्स कुछ बोर्ड्स में पहले पढ़ा दिया जाता है, और रैशनल नंबर तो आपने पढ़ रखा है। रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं, जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, और p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो उसके बाद उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, उसको डिवाइड किया है फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में। अब इंटीजर को भी दो टाइप में डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, है ना। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं, आपके होल नंबर्स आ जाते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 0 से स्टार्ट होते हुए पूरी जो नंबर लाइन है इन्फिनिटी तक जो जाती है वो आ गई आपके होल नंबर्स में। अब होल नंबर्स के अंदर अगर हम 0 हटा दें तो वो क्या बन जाते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 से लेके 2, फिर 3, फिर इंफिनिटी तक। ठीक है, फ्रैक्शंस आपको पता ही है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, है ना, इस तरह से। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे √2 है, अब इसकी वैल्यू जो निकालेंगे हम, तो 1.414, फिर आगे कुछ कुछ आती रहेगी और रिपीट भी नहीं होगी, ना कि ये ट्रंकेट होगी, है ना। तो ये आपने पढ़ रखे हैं, इन इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड क्वांटिटीज और आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड। जैसे एप्पल्स गिननी है आपको, तो कितनी एप्पल्स है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 1 हो गई, है ना। They begin with 1 and include all the positive integers.
पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो जीरो के बाद वाले राइट हैंड साइड में आते हैं नंबर लाइन के, है ना, सच एज 2 3 4 5 एंड सो ऑन, विद नो अपर लिमिट, यानी इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी क्या होती है? कुछ भी चीज इन्फिनिटी नहीं होती है। अगर आप काउंटिंग करोगे और कुछ नंबर लिखोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा है और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो वो इन्फिनिटी नहीं है। जब आप उसको लिख सकते हो तो उसका अगला नंबर भी लिख सकते हो, तो इन्फिनिटी कभी नहीं पहुंच सकता कोई। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सिंबल एन से, कैपिटल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अब आगे हम चलते हैं होल नंबर्स पे। Whole numbers are a set of numbers that include all the natural numbers starting from 1 and also including 0. तो natural numbers के साथ अगर हम 0 भी ऐड कर दे तो वो क्या हो जाता है? whole numbers हो जाता है। ठीक है। whole numbers are represented by the symbol capital W. इसको capital W से हम represent करते हैं। ठीक है। तो अच्छे से आपको ये चीज भी समझ में आ गई। अगला देखते हैं हम integers. Integers are a type of numbers that include all positive and negative whole numbers as well as zero. ठीक है। तो देखो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, देखो एक चीज बताता हूं मैं कि जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये आपको बाद में भी बहुत काम आएगी। और ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है। 11th 12th क्लास में भी हम देखते हैं तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि जीरो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि इंटीजर्स आर अ टाइप ऑफ नंबर दैट इंक्लूड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में जीरो को हटा दे तो कौन से बचेंगे? वन से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से। -3 जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो ये ऐसे चलते आएंगे, पहले इंक्रीज होती रहेगी, है ना, इसकी वैल्यू। फिर जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब नंबर लाइन पे आपको पता ही होगा कि जो लेफ्ट साइड में होता है, जैसे मान लेके टू है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो टू से छोटी होगी, और टू के राइट में जितनी भी वैल्यूज होगी वो -2 से बड़ी होगी। ठीक है। अब देखो, integers can be represented on the number line as equally spaced points। ठीक है। अब ये नंबर लाइन भी हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो बना दिया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे टू आ गया, पर इसके बीच की जो स्पेस होगी वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। इंटीजर्स टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव और इंटीजर्स टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। तो ये मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल हमने देख लिया। तो इंटीजर्स आपको समझ में आ गया, और इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से, है ना। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से। ठीक है। ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, ये होते हैं इक्वली स्पेस्ड। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस इधर उधर लग रहा हो, क्योंकि ये मैन्युअली बना है, अगर कंप्यूटर जनरेटेड होता तो ये इक्वल होता है। आपको इक्वल ही बनाना है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको स्केल से बिल्कुल मेजर करके इनको इक्वल बनाना है। चलो आगे देखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल नंबर और अ पोर्शन ऑफ क्वांटिटी। जैसे आप मान लो कि आपके घर में केक आया है, तो अब आपके घर में 6 मेंबर्स है, तो सबको इक्वली प्रोवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड होगा? 1/6 1/6 सबको मिलेगा। अब इसको इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे? इस तरह से। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अगर आपका है तो 1/6 पार्ट हो गया। तो यही लिख रखा है कि अब इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शंस में। केक एक होल क्वांटिटी हो गई और 1/6 उसका एक पार्ट हो गया। द न्यूमरेटर रिप्रेजेंटेड द पार्ट बीन कंसिडर्ड, यानी इसका मतलब जैसे आपको कितना मिलेगा तो वो ऊपर लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, जैसे आपको वन पार्ट मिलेगा, है ना, और जो डिनोमिनेटर है उसमें टोटल पार्ट्स आएंगे, तो टोटल पार्ट्स कितना आएंगे? 6। तो ये क्या हो गया? अब जैसे 1/6 ये ऐसा आ गया, है ना, टोटल पार्ट्स। अगर आपको दो पीस मिल रहे होंगे, अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर्स है, एक दादी हो गए और मम्मी पापा है, तो आपको 2 पार्ट्स मिल रहे हैं अगर, तो क्या आ जाएंगे? आपको कितने मिलेंगे? 2। और टोटल कितने हैं? 6। तो क्या आ जाएगा? इसको हम टोटल भी कर सकते हैं इस तरह से कि आपको 2/6 पार्ट मिल गया, तो अब इसको हम कैंसिल कर देते 2 से, तो आपको टोटल केक का कितना पार्ट मिल गया? 1/3 पार्ट मिल गया। ठीक है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शंस का, है ना, थोड़ा सा रिवीजन हो गया आपका।
है ना। अब एग्जाम्पल यही है, द फ्रैक्शन ऑफ 3/4 रिप्रेजेंटेड 3 out of 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। होल क्या हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे आपको 4 एप्पल का एक बास्केट है, तो उसमें से आपको 3 एप्पल्स चाहिए, तो आपको कितने एप्पल मिलेगी उसमें से, बास्केट में से 3/4 पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो और फ्रैक्शंस ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन जो होता है उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर 5 रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है। तो सर इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, अरे ध्यान से देखो, इसमें डिनोमिनेटर है, 1 है, छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है ना। वैसे ही 6 जो है ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। इसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। 3/2 ये रैशनल नंबर है क्या सर, बिल्कुल है। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 2। बस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो any number which can be represented in the form of p upon q where the q is not equal to 0 is considered as rational numbers। यहाँ पे अच्छे से इसकी डेफिनेशन दे रखी है। In other words, we can say any number that can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 is a rational number। अब बोलोगे सर नेगेटिव वाले फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। कैसे, -2, इसमें भी छुपा हुआ क्या है, 1 है ना। तो ये सारे क्या है, ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे ये 0 नहीं है। समझ में आ गई बात अच्छे से। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स पे। अब इर्रेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से। अब irrational numbers क्या होते हैं, irrational numbers are the real numbers that cannot be represented as a simple fraction। अब हम इसको simple fraction में represent नहीं कर सकते। रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, या हम इसको टू इंटीजर्स के रेशियो में भी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर पाई, जैसे पाई है, देखो मैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल पाई है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। ऐसे करते 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 अगर हम 15 डेसिमल तक भी हम इसकी वैल्यू निकाले, तो ना तो ये रिपीट होती है, ना कि ये ट्रंकेट होती है, ना तो ये रुकता है, ना कि ये रिपीट होता है। तो इस तरह के जो होते हैं, अब इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कर देते हैं, पाई को हम क्या लिख देते हैं, 22/7। तो पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 के बराबर है, पर वो एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो आप नए वाले स्मार्टफोन जो आ रहे हैं हमारे, जो कैलकुलेटर है, उसमें पाई की वैल्यू, उस पर क्लिक करना, पाई और इज इक्वल टू दबाना, उसके 50 इंटीजर्स तक आप देखोगे, या फिर आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू, तो कुछ इंटीजर्स बाद जो है, कुछ डेसिमल बाद जो है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इतना डीप में हमको पढ़ना नहीं और इतना डीप में पूछा भी नहीं जाएगा, तो हम सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं कि दे आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ट्रंकेटिंग टर्मिनेटिंग एक ही चीज है। अब एग्जांपल क्या हो सकता है इरेशनल नंबर्स के, जैसे √2 हो गया, है ना। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाती है, 1.414। ऐसे √3 हो गया, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाती है, 7.2, है ना। √4, बताओ ये रैशनल है इरेशनल है, तो ये रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, आपको भी सिखाया होगा +-2 होती है, तो +-2 इसकी वैल्यू होती है। √5 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.2 अप्रोक्स कुछ होती है ना। तो ये अभी हमको ज्यादा याद नहीं करनी है, करना चाहो तो आप इन दोनों को याद कर सकते हो। ठीक है, फिर पाई की वैल्यू हमने डिस्कस कर दी। इसी तरह ई की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 2.8 करके कुछ होती है। और ऐसे ही फाई, ये फाई का सिंबल है ना। तो ये अभी आप जब तैयारी करोगे फाउंडेशन की, तो ये वाले सिंबल्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आएंगे। तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ताकि आपको इनसे जान पहचान हो जाए। जान पहचान होगी तभी तो समझ में आएंगे ना। ठीक है, चलो। तो these numbers have an infinite number of non-repeating decimal places that cannot be expressed as a fraction of two integers। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, है ना। अब हम अगला देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है, या तो 1 होता है या इटसेल्फ होता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन, अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 that has no positive integer divisor
अदर देन वन एंड इटसेल्फ। जैसे 2 हो गया तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2। 3 हो गया, इसके फैक्टर करेंगे तो 1 और 3, है ना, यही तो फैक्टर आएंगे इसके। 5 हो गया तो 1 और 5। अब 6 करते हैं ना, तो 6 के 3 फैक्टर, 4 फैक्टर होते हैं, 1 2 3 और 6। तो अब इसके तो 1 और इटसेल्फ से बहुत ज्यादा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है ना। या फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। अब देखो यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स लिख रखे हैं, जैसे आप है ना 20 तक या 20 30 तक आप देख सकते हो कि जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये प्राइम नंबर है, 13 है, ये प्राइम है, 17 है। इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 1 और 17। 19 है, 23 है, 29 है ना, ये सारे प्राइम नंबर्स है। और प्राइम नंबर्स क्या करते हैं वो आप आगे जब 11th में और 12th में पढ़ोगे तो प्राइम नंबर्स पे भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्राइम नंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नंबर थ्योरी। जब आप आगे कॉलेज में भी चले जाओगे, अगर इंजीनियरिंग फील्ड में, तो प्राइम नंबर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज आएंगे। ठीक है, चलो तो इतनी बात हम नहीं करते हैं, प्राइम नंबर्स सिंपली हमने समझ लिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते, जिनका 1 के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। जैसा 4 हो गया, तो 4 के क्या फैक्टर होंगे, 1 2 और 4, 3 फैक्टर्स हो गए इसके। अब बोलोगे सर 2 कैसे अकेला आएगा, तो 2 इंटू 2 होता है ना 4, तो आ सकता है। अब 6 हो गया, तो 6 के क्या फैक्टर्स आएंगे, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 6। तो ये क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हम कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉम्पोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 that has at least one positive divisor other than 1 and itself। यानी 1 और itself के अलावा भी एक कॉमन डिविजर होना चाहिए। डिविजर क्या हो गया, जैसे 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है, तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब देखते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज द नंबर दैट कैन बी फैक्टर्ड इनटू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स, और इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। या तो वो प्राइम नंबर नहीं हो, या फिर अदर वर्ड्स में कहे तो उसके फैक्टर्स किए जा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9 10, है ना, 12 14 15 16 18 20 और बहुत सारे। ठीक है, यानी जो होल नंबर्स है उसमें से अगर हम क्या निकाल दे, प्राइम नंबर्स निकाल दे, तो क्या बच जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। अब देखो फिर से जीरो की बात करते हैं। जीरो क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना फिर से आप। चलो तो ये हमने क्या जान लिए, नंबर्स के बारे में जान लिया कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, और फर्स्ट थ्योरम जो आती है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, डिवीजन लेमा का मतलब क्या है, बहुत इजी सी है, इसका नाम ही थोड़ा अजीब सा है। मैं बताता हूँ क्या। जैसे आप मानो कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास 10 पीपल है और मेरे को उनको 3 3 के ग्रुप में बांटना है। ठीक है, 10 पीपल को मेरे को 3 के ग्रुप में बांटना है, तो मैं कितने ग्रुप्स बना सकता हूँ, 10 लोग हैं, कितने ग्रुप्स बना सकता हूँ, 3 ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, तो 3 ग्रुप बना दिए मैंने, और कितने लोग बच गए, तो एक अकेला बंदा बच गया। ठीक है, जैसे आप वो गेम खेलते हो, फायर इन द माउंटेन रन रन रन, तो उसमें आप ग्रुप्स बनाते हो, तो टोटल जितने बच्चे होते हैं, जैसे किसी ने बोला जैसे मान लो 15 स्टूडेंट्स है और किसी ने बोला 7, तो 2 ग्रुप बनेंगे और एक बच्चा अकेला बच जाएगा, है ना। तो ये भी यही कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कि जब आप किसी नंबर्स को किसी से डिवाइड करते हो, तो एक तो आ जाता है आपके पास डिवाइजर और एक आ जाता है आपके पास रिमाइंडर। जैसे किसी भी नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a प्लस बी क्यू प्लस आर। अब इसमें आर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है, तो आर जो है वो जितने का आपने ग्रुप बनाया है उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। जैसे अगर आपने 3 3 के ग्रुप बनाए हैं, है ना, तो ये वाली जो टर्म आएगी हमेशा क्या आएगी, 0 से या तो इक्वल आएगी या फिर 3 से छोटी आएगी, है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 9 पीपल है और आपने 3 3 के ग्रुप बनवाए तो क्या आएगा, 0। अगर 11 है, 3 के ग्रुप बनवाए तो 2 आएगा रिमाइंडर, है ना। अब 11 के बाद जस्ट 12 आ गया, तो आपके कहते हैं 3 3 के 4 ग्रुप बन जाएंगे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0।
तो आर की जो वैल्यू है कभी भी जो बी है जितने का आप ग्रुप बना रहे हो उससे तो ज्यादा हो ही नहीं पा रही है। तो यही कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से बी के बीच में रहेगी। बी क्या है यहाँ पे? डिवाइजर, जितने के आप ग्रुप बना रहे हो। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी that states that for any two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where q is the quotient and r is the remainder। ठीक है। फर्दर मोर इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है इसका रिजल्ट मैंने बता दिया कि r जो है 0 से और b के बीच में रहेगा, है ना। और इफ a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन q एंड r आर यूनिक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे मान लो a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी a जो है वो प्राइम नंबर है ना। तो या जैसे मान लो 35 है ना, और 10 है ना। 35 है इज इक्वल टू 10 है, ए और बी हो गया, है ना। तो जो क्यू और आर आएंगे वो यूनिक आएंगे, यानी उसके जैसी कोई भी और वैल्यू नहीं आएगी। ये वाली चीज जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो एचसीएफ जैसे जैसे निकालेंगे ना तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अब बोलोगे सर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वो अभी हम सीखेंगे। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है ना। अभी उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी एप्लीकेशन है वो हम अभी देखेंगे। This means that any positive integer a can be divided by another positive integer b and written in the form of quotient and a remainder r. The remainder r is always less than b and greater than 0। ये हमने ये वाला जो पॉइंट डिस्कस किया था वही चीज इसमें वापस से बताएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर हम 25 को उस फॉर्म में लिखेंगे और b हम 3 ले ले। हमने क्या फॉर्म पढ़ी है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो q तो क्या है, क्वोशंट हो गया। a क्या है हमारे पास 25। अब ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसको हम a बनाते हैं हमेशा, और 3 यहाँ पे आ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 8 जार 24 प्लस 1। तो यहाँ पे क्वोशंट जो है वो तो 8 हो गया और रिमाइंडर जो है वो 1 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 1 हो गया। Now, Euclid's division lemma is the basis of more important theorems in the number theory, including the Euclidean algorithm जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर का जो फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो HCF हम निकाल ही लेते हैं 12576 और 4052 का। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो a है वो बड़े वाले इंटीजर को बनाएंगे और छोटे वाले इंटीजर को हम b बनाएंगे। तो b इज इक्वल टू 4052। ठीक है, तो अब हमको HCF किस किस का निकालना है, 12576 और 4052 का। तो किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12576 इज इक्वल टू 4052। अब ये कितनी बार में डिवाइड होगा तो आपको देखना है। तो आप क्या करोगे, इसकी टेबल लिखोगे 2 3, जो सिंपल डिवीजन है वो करना है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वोशंट 3 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 420। अब यहाँ पे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता ना तब तक आपको ये स्टेप जो है रिपीट करना है। अब कैसे करोगे, अब अगली स्टेप में क्या लिखोगे आप, 4052, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे 420। अब इसका क्वोशंट निकालो और इसका रिमाइंडर निकालो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 272। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना। अब इस तरह से हम 420 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 420 की जगह पे 272। तो अब फिर से आप करोगे तो क्या बचेगा, क्वेश्चन तो आ जाएगा 1 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 148। अब इसको आप कर सकते हो, है ना, खुद से आप कर सकते हो, सिंपल डिवीजन है। अब वापस से क्या करोगे, 272 को तो आप यहाँ पे लिख दोगे और 148 को यहाँ पे लिख दोगे, तो वन जा, है ना, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 2 और 4, 124।
और वापस से क्या करोगे, 148 यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू 124। अब ये कितनी बार में, 1 बार में, है ना। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 24। अब वापस से क्या करोगे, 124 को यहाँ पे लिखोगे, 24 को यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। अब वापस से 24 करोगे इज इक्वल टू 4। अब ये यहाँ पे 8 टाइम्स में जाएगा प्लस 0। अब ये जहाँ पे भी 0 आ जाएगा ना, वहीं पे आपको रुक जाना है। और यहाँ पे जो बचेगा, जो क्वोशंट है ना, जो क्वोशंट है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना, एक्सरसाइज 1.1 अब आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी, इसी पे बेस्ड है। तो आपका एक होमवर्क तो क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.1, जो कि आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करनी है। अब आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। HCF निकालना आ गया ना आपको। अब इस पे एक क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या कहती है कि किसी भी हम नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में या प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि 12 जो है, उसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे, है ना, तो वो क्या आ जाएगा, 1 into, या फिर हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में करें तो 1 तो नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट है, तो 2 into 3 into 2, है ना। तो ये क्या आ गया, 2 into 3 into 2, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है ना। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अगर आपने सीखा हो, तो 2 से हम पहले डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1। तो ये 2 into 3 यही क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 12 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 into 2 into 3। अब इस पे जो थ्योरम है वो अच्छे से हम एक बार देख लेते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA, स्टेट्स दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली। अब ये यूनिक भी है। अब 2 into 2 into 3 हमेशा 12 ही होगा, 15 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये यूनिक भी है, uniquely as the product of prime numbers up to the order in which the prime numbers are multiplied, है ना। अब 2 into 2 into 2 into 3 करोगे तो कभी भी 12 नहीं आएगा, वो हमेशा 24 आएगा, समझ रहे हो। यानी पर्टिकुलर प्राइम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर डिजिट ही बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर 12 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 into 2 into 3 where 2 and 3 are prime numbers, and this is the only way to factor 12 into product of primes, ठीक है। ये एकमात्र जो तरीका है जिससे हम 12 को लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना आप, अच्छे से समझ रहे हो कि 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 into 3 into 2, है ना। अब ये आगे पीछे हो सकता है, 2 into 3 into 2 हो सकता है, 3 into 2 into 2 हो सकता है, पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ठीक है। अब इसी तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3 2 7 6 0 का, है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2, तो 1 6 3 और 8, है ना, और 0। अब आप इसको डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। अब आपको इतना सा तो आना चाहिए कि किसी को भी 2 से डिवाइड करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, है ना। अब ये चीज तो 10th में नहीं सीखेंगे हम। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 1 9 0। फिर से 2 से करेंगे तो 4 0 9 और 5। अब इसको 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 और 9, है ना। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे। अब इसको 3 से कर सकते हो आप, तो 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचा, 21, तो 2 7 और 3। अब ये वापस से 3 से डिवाइड होगा, इसको इस तरह से, है ना, थोड़ा सा ये इधर उधर जा रहा है। तो 3 से करोगे फिर से आप तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 91। अब 91 को करो वापस तो ये शायद 17 से होगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। मैं करके बता देता हूँ। सो
इसको करते हैं आगे। हम फिर से इसको 7 से कर सकते हैं। तो 7 से करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 13। अच्छा, तो 13 आ रहा है इसका, है ना, 17 से नहीं कर सकते, 13 से हो जाएगा ये। तो ये सारे क्या आ गए, प्राइम नंबर्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 32760 कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7 into 13। या फिर इसको अगर हम कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यही थ्योरम थी कि हम किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे। अब आप एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 दोनों कर सकते हो, तो आप उसको ट्राई करना। हम 2-3 दिन में मैं इसका सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा, तो आप वहां से सीख भी सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आपका होमवर्क क्या है आज का, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। अगर आप ये कर लेते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मांग लेना, मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ये किस में से करना है, मैथ्स, एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और उनको बता दो कि इस तरह का कोर्स जो है वो यहाँ पे सक्सीड मी जेई नीट चैनल पर स्टार्ट हो गया है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।